नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को कनेक्ट कर सकते हो। देखो, 15 जून को इंडिया चाइना बॉर्डर पर गलवान वैली में जो वायलेंट इंसिडेंट हुआ, ऐसा बहुत सालों बाद हुआ था कि इंडिया चाइना बॉर्डर पर वायलेंस में किसी सोल्जर की जान गई हो। बट ये इंसिडेंट कोविड-19 आने के बाद चाइना जो अपने बिहेवियर में एग्रेशन शो कर रहा है उसके लार्जर पैटर्न का पार्ट है। मतलब चाइना की ये टेंशन्स सिर्फ इंडिया के साथ नहीं देखने को मिल रही हैं, बल्कि दूसरे पड़ोसी देश, फॉर एग्जाम्पल साउथ चाइना सी में वियतनाम और मलेशिया के साथ, इवन ऑस्ट्रेलिया के साथ, ऐसे इंडो पैसिफिक रीजन में कई सारे देश हैं जिनकी चाइना के साथ फिलहाल टेंशन्स बढ़ गई हैं। इवन जापान के साथ भी शिनाकाकू आइलैंड्स को लेके। जब ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने यह मांग की कि कोविड-19 के ओरिजिन की इम्पार्शियल इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, उसके बाद चाइना ने ऑस्ट्रेलिया को धमकी दी कि हम आपसे जो वाइन, बीफ, बार्ले ये सब इंपोर्ट करते हैं इनको बाइकआउट करेंगे। चाइना ने अपने स्टूडेंट से आह्वान किया कि वो ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटीज में पढ़ने के लिए ना जाएं। चाइना की इस एग्रेशन के बाद एक डिबेट स्टार्ट हो गई। अगर हम चाइना के ऊपर रिलाय करते हैं तो इसकी हमें एक बड़ी कीमत चुकानी होगी। और चाइना की इस एग्रेशन के बाद इंडो पैसिफिक रीजन में जो कंट्रीज आते हैं, वैसे तो देखो उनके बीच कोऑर्डिनेशन पहले भी हो रहा था, बट एकदम से चाइना ने एग्रेशन शो करनी स्टार्ट की। ये कोऑर्डिनेशन इंडो पैसिफिक के कई सारे देशों में और ज़्यादा बढ़ गया। आर्टिकल में हम आगे डिस्कस करेंगे कैसे ये कोऑर्डिनेशन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है चाइना के अगेंस्ट। अभी देखो, इंडिया, जापान, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, इन देशों की सरकारों ने काफ़ी सारे स्टेप्स लिए हैं ताकि चाइना के साथ जो ट्रेड है उसे कम किया जा सके, चाहे वो इन्वेस्टमेंट से संबंधित हो, मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित हो या फिर टेक्नोलॉजी से संबंधित हो। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच जब वर्चुअल समिट ऑर्गेनाइज हुआ था तो दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने एक नया मिलिट्री लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट साइन किया था। मतलब जो इंडिया के पोर्ट्स हैं उनको ऑस्ट्रेलिया के द्वारा यूज किया जा सकता है और जो ऑस्ट्रेलिया के पोर्ट्स हैं उनको इंडिया के द्वारा यूज किया जा सकता है। और लॉजिस्टिक एग्रीमेंट में काफ़ी बार देखो ये डिसाइड होता है कि वार पर्पजेस के लिए ये पोर्ट्स नहीं इस्तेमाल किए जाएंगे, पीसफुल पर्पजेस के लिए किए जाएंगे, लॉजिस्टिक्स पर्पजेस के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। काफ़ी बार ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं इस प्रकार के लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट की। अब देखो, इंडिया जापान के साथ भी इसी प्रकार का मिलिट्री लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट साइन कर सकता है। क्वाड जो ग्रुप है 4 देशों का, जिसमें इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए है। ये ग्रुप हालांकि 2016 के आसपास फॉर्म हुआ था, लेकिन अभी तक इस ग्रुप की खास एक्टिविटी नहीं देखने को मिली थी। बट चाइना की इस एग्रेशन एग्रेशन के बाद मांग उठ रही है कि इस ग्रुप के मेंबर कंट्रीज के बीच और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोऑपरेशन होना चाहिए। ये ग्रुप और ज़्यादा एक्टिव रोल प्ले करें चाइना की एग्रेशन को कंटेन करने के लिए। इवन देखो, आसियान ने भी हाल ही में अपने समिट में वन ऑफ देयर स्ट्रॉन्गेस्ट स्टेटमेंट जारी की। आसियान के समिट में जॉइंट स्टेटमेंट में कहा गया, जो साउथ चाइना सी में मैरीटाइम डिस्प्यूट्स हैं उनको यूएन लॉ ऑफ सी ट्रीटी के अकॉर्डिंग सोल्व किया जाना जरूरी है। इसके बाद एक और एग्जाम्पल की बात की जाती है। थाई फिल्म स्टार हैं, इन्होंने देखो एक ऐसे ट्वीट को रीट्वीट किया था जिसमें मांग की गई थी जांच की जाए क्या कोरोना वायरस वुहान की एक लेबोरेटरी से निकल के आया है। उसके बाद चाइना के जो सोशल मीडिया यूजर्स हैं उन्होंने एक कैंपेन चलाना स्टार्ट कर दिया कि इस थाई फिल्म स्टार को बैन कर दिया जाए, बाइकआउट कर दिया जाए। जैसे इंडिया में भी काफ़ी बार इस प्रकार के कैंपेन चलते रहते हैं। बट देखो, इसके बाद क्या हुआ, एक मिल्क टी अलायंस बना। ताइवान, हांगकांग, थाईलैंड और दूसरे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के जो सोशल मीडिया यूजर्स हैं उन्होंने भी एक काउंटर कैंपेन चलाना स्टार्ट कर दिया
इस मिल्क टी अलायंस ने वन चाइना पॉलिसी को चैलेंज किया। इवन हांगकांग की जो एक्टिविस्ट हैं जोशुआ वोंग, इन्होंने आह्वान किया कि एशिया के बाकी देशों को एक साथ आना चाहिए सभी फॉर्म्स के ऑथोरिटेरियनिज्म को चैलेंज करने के लिए। साफ तौर पर इशारा चाइना की तरफ था। देखो, एशियन मल्टीलेटरलिज्म जो है वो हमेशा क्राइसिस से इमर्ज होता है। मल्टीलेटरलिज्म का क्या मतलब होता है बताइए? जब दो या फिर दो से अधिक देश एक साथ आते हैं किसी कॉमन प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, तो इसे कहा जाता है मल्टीलेटरलिज्म। चियांग मई इनिशिएटिव, ये एक फाइनेंशियल स्वैप मैकेनिज्म था चाइना, जापान, साउथ कोरिया, साउथ ईस्ट एशिया के बीच। ये कब आया? ये देखो 1990s के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद इमर्ज होके आया। मतलब क्राइसिस के बाद एशियन मल्टीलेटरलिज्म मजबूत हुआ। आप एक और एग्जांपल देखिए। जब देखो 1976 में साइगोन का फॉल हुआ था, तो इस इवेंट को माना जाता है एक प्रकार से वियतनाम वार समाप्त हो गया था। अब वैसे तो देखो 1967 में आसियान ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश हो गई थी, बट मीटिंग इस ऑर्गेनाइजेशन की एक भी ऑर्गेनाइज नहीं हुई थी। मतलब विभिन्न हेड्स के बीच जो समिट ऑर्गेनाइज होता है वो एक भी नहीं हुआ था। लेकिन जैसे ही वियतनाम वार समाप्त हुआ, ये बॉडी एक्टिवली काम करने लगी। इसी प्रकार से राइटर्स के द्वारा कहा जाता है, देखो ये जो कोविड-19 के क्राइसिस है ना, ये क्राइसिस भी बड़े क्राइसिस हैं। इसके बाद एशियन मल्टीलेटरलिज्म एक प्रकार से फिर से स्ट्रांगली इमर्ज होगा। राइटर ये कहना चाहते हैं जैसे क्वाड जैसी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस्टेब्लिश हो चुकी हैं लेकिन अभी तक ज़्यादा एक्टिवली काम नहीं कर रही थी, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन अब ज़्यादा एक्टिवली काम करने लगेंगी कोविड-19 के क्राइसिस के बाद। इसके बाद आर्टिकल में कहा जाता है, देखो चाइना की पोस्ट कोविड एग्रेशन से यूएसए को भी काफ़ी फायदा हुआ है, क्योंकि यूएसए नहीं चाहता कि चाइना हमें रिप्लेस करके वर्ल्ड में एक पात्र सुपर पावर बने। पहले क्या था, विभिन्न देश फॉर एग्जांपल इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ये स्ट्रांगली यूएसए के पक्ष में नहीं आ रहे थे चाइना को कंटेन करने के लिए। बट चाइना की इस नई एग्रेशन के बाद ये सब जो देश हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, वियतनाम, ये और ज़्यादा मजबूती के साथ यूएसए के साथ जाएंगे चाइना को कंटेन करने के लिए। बट देखो यूएसए की जो रणनीति है, स्ट्रेटजी है, वो सही नहीं है। यूएसए एन मौके पर कुछ ऐसा कर देता है जिससे यूएसए और एलाय कंट्रीज के बीच रिश्तों में जो दूरी है वो बढ़ जाती है। जैसे इंडिया का एग्जाम्पल दिया जाता है। अब देखो गलवान वैली इंसिडेंट के बाद एक तरफ जहां एक्सपर्ट्स बोल रहे थे कि अब इंडिया और यूएसए के रिलेशंस और ज़्यादा मजबूत होंगे क्योंकि दोनों का कॉमन दुश्मन चाइना है, बट ट्रंप प्रशासन ने यह फैसला लिया, हम कई तरह के जो वर्कर वीजाज हैं उन्हें सस्पेंड करेंगे। इसका देखो इंडिया पर काफ़ी सीरियस रिपरकशन होगा। तो यूएस के इस डिसीजन के बाद फिर कुछ एक्सपर्ट्स ये बोलते हैं कि यूएसए वैसा देश नहीं है जिस पे आप रिलाय कर सको। यूएसए सिर्फ अपना फ़ायदा देखेगा। अगर यूएसए को इंडिया की चिंता होती तो इस प्रकार से वर्कर वीजाज को यूएसए के द्वारा नहीं सस्पेंड किया जाता। एक और एग्जाम्पल दिया जाता है, ऑस्ट्रेलिया ने देखो जब मांग की थी कि इम्पार्शियल इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, क्या ये वायरस वुहान की लेबोरेटरी से ओरिजिनेट हुआ, उसके बाद एकदम से यूएसए ने डब्ल्यूएचओ को सपोर्ट देना बंद कर दिया, डब्ल्यूएचओ की फंडिंग को रोक दिया। तो ऑस्ट्रेलिया का ये कहना था कि अभी हम इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन की मांग कर रहे थे, बट आपका जो मूव है वो हमारी मांग को बल्कि कमज़ोर करता है। तो कहने का मतलब यही है, देखो चाइना के खिलाफ तो विभिन्न देश एकजुट हो रहे हैं, बट यूएसए को भी अपनी रणनीति में कुछ इंप्रूवमेंट करने की आवश्यकता है ताकि चाइना के खिलाफ इस एकजुटता का सहारा लिया जा सके। पहला सजेशन यूएसए को यह दिया जाता है, यूएसए की पॉलिसी इस प्रकार की होनी चाहिए, यूएसए सपोर्ट करें इंडो पैसिफिक रीजन में विभिन्न देशों को, ना कि मजबूर करें इन देशों को अपनी बात मानने के लिए। मतलब यूएसए ऑर्डर ना दें, इन देशों को सपोर्ट करें। क्योंकि देखो काफ़ी एशियन कंट्रीज ऐसे हैं जैसे जापान, इंडिया, हिस्टोरिकली ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहे हैं, तो इनकी अपनी भी अलग से एक इमेज है। जैसे हमने कोल्ड वार के दौरान नॉन अलाइन मूवमेंट को फॉलो किया था, तो अब एकदम से हम यूएसए के ऑर्डर को मानेंगे तो हमारी जो इमेज है वो खराब होती है। बट इंडिया कोई स्टेप लेता है चाइना के अगेंस्ट,
और यूएसए उसे सपोर्ट करता है तो ये ज्यादा बढ़िया है। दूसरा सजेशन भी राइटर का इसी से मिलता जुलता है। देखो, चाइना जो है, चाइना के पास अभी इतनी पावर है, चाइना अपने पड़ोसी देशों को मजबूर कर सकता है अपनी बात मानने के लिए, बट यही चीज चाइना के अगेंस्ट जाती है। चाइना जो अपनी मनमानी करता है, दूसरे देशों से अपनी बात मनवाता है, इसी के खिलाफ विभिन्न देश एकजुट हो रहे हैं और यही चीज चाइना के अगेंस्ट जाती है। लेकिन यूएसए तो कम से कम ऐसा ना करे। यूएसए ऐसा करके अपने एलाई कंट्रीज से बल्कि दूर चला जाता है। जैसे एग्जांपल्स दिए जाते हैं G7 कंट्रीज में जॉइंट स्टेटमेंट में इस बात को शामिल करने के लिए जोर देना कि वुहान वायरस को चाइनीज वायरस कहा जाए, या फिर जब चाइना ने मास्क भेजे विभिन्न यूएसए के एलाई कंट्रीज को भी, तो यूएसए ने मांग की अपने एलाई कंट्रीज के ये शिपमेंट्स जो हैं वो वापस भेज दिए जाएं। तो इस प्रकार की जब डिमांड यूएसए के द्वारा अपने एलाई कंट्रीज से की जाती है तो फिर देखो यूएसए और चाइना में कोई फर्क नहीं रह जाता। चाइना भी कोर्सिव पॉलिसी अपनाता है और उसी प्रकार से अगर यूएसए ऐसा करता है तो यूएसए भी चाइना के रास्ते पर चलता है। लास्ट में कंक्लूजन में बोला जाता है, देखो चाइना की इस नई एग्रेशन के बाद इंडो पैसिफिक रीजन में जो कंट्रीज आते हैं उनमें एक नई मांग उठ रही है यूएसए की लीडरशिप की। तो यूएसए के पास एक अपॉर्चुनिटी है, बट यूएसए को इस अपॉर्चुनिटी को ठीक से यूटिलाइज करना होगा और जैसा चाइना करता है उस प्रकार के एक्शंस को अवॉइड करना होगा। और इसी बीच जो एशियन कंट्रीज हैं उनके पास भी मौका है, वो आपस में भी अपना जो रीजनल नेटवर्क या फिर कोई रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है उसे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाए चाइना के एग्रेशन को काउंटर करने के लिए। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।